है बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया जाएगा। कुछ इस पर सवाल किए जाएंगे। पिछले वीडियो में जो प्रथम वीडियो निर्देशांक ज्यामिति पर बना था उस पर इसका बेस बताया गया था, जो आप लोग देखे होंगे। उसके आगे का जो टॉपिक है उसी पर आज सवाल बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई टॉपिक या कोई सूत्र छूट ना पाए। आपको कल बताया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया गया था, उस पर कुछ सवाल बताए गए थे। जो बेस होता है, कैसे बिंदु को दर्शाए जाते हैं, ग्राफ में दर्शाया जाता है, वो चीज़ भी बताया गया था। आज आपके लिए एक प्रश्न लाया गया है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया है x का मान ज्ञात करें यदि बिंदु x,3 तथा 4,5 के बीच की दूरी √5 मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में बीच की दूरी पहले दे दिया रहता है और किसी बिंदु के निर्देशांक का हमें मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा यहाँ बिंदु दिया है। दिया गया जो बिंदु है वो आपका x,3 है, x,3 तथा 4,5 है। यहाँ से हम x1 बराबर ये पहला लेंगे, y1 बराबर 3 लेंगे, x2 बराबर 4 लेंगे, y2 बराबर 5 लेंगे और जो बीच की दूरी d से दर्शाते हैं उसका मान कितना है √5। आप सूत्र लिखेंगे कि इसका जो सूत्र होता है आप लोगों को जानकारी दिया गया है पहले से। क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कल पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को आप लिख सकते हैं। दोनों से आंसर एक समान आता है। आप इसका जब मान लिखेंगे तो मान रखिए ध्यान से आप लोग। x1 का मान देखिए क्या है, x है, माइनस x2 का मान कितना है 4 है, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। y1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ d का मान क्या है √5। इस तरह के जो सवाल आते हैं कि दोनों पक्षों में यदि रूट लगा रहता है तो हम ऐसे सवालों में रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट जो होता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा केवल 5 और इसका रूट कैंसिल हो गया तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, रूट आपका कैंसिल हो गया। यहाँ 5 है, हमने 5 लिख दिया। x माइनस 4 का होल स्क्वायर ये भी हमने लिख दिया और 3 और माइनस 5 है, ये घटेगा तो -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, 2 दूना कितना 4। 4 को हम इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो आप लिख सकते हो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस 4, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 1 आ गया। अब हम किसी साइड से यदि वर्ग का जो वर्ग होता है उस वर्ग को यदि हटाया जाता है तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल हो जाता है प्लस माइनस √1, तो x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया 1 आ गया। किसी भी अंक का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके दो मूल होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में होता है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्लस ले रहे हैं एक बार आप प्लस लेंगे
तो जब प्लस लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू +1, x बराबर ये इधर जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। कब? जब हमने प्लस लिया है तब। यदि हम माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -1 हो गया, और x बराबर 4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा -1 + 4 हो गया। x बराबर चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, बड़ा अंक 4 है, इसका चिन्ह प्लस है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह आपका x का जो मान आया वह एक बार 3 आया, एक बार 5 आया। ठीक है, ये प्लस माइनस 1 होने पर एक बार प्लस लिए हैं, एक बार माइनस लिए हैं। प्लस लेने पर 5 आ रहा है x का मान, माइनस लेने पर 3 आया है x का मान। इस तरह जब सवाल आएंगे तो आप इसी तरह जिस हिसाब से, जिस तरीके से किया गया है उस तरीके को आप अपनाएंगे तो हमें आशा है कि आपको एक एक लाइन समझ में आ गई होगी। इस तरह के सवाल में जब भी सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले आप जो बिंदु देंगे उनको आप x1 y1 x2 y2 को ध्यान से लिखना होगा, तभी आप इस तरह के सवाल को हल कर पाएंगे। अब आगे देखिए आप लोग, इस सवाल को आप आसानी से वीडियो को रोककर आराम से इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और इस तरह के सवाल जब आएंगे तो आप ऐसे सवालों को इसी तरह हल कर सकते हैं। अब इसमें x का मान निकालना है, किसी में y दे देगा, किसी में p दे देगा, किसी में z दे देगा, तो आप इस वीडियो को रोककर इसे आसानी से लिख सकते हैं। आप इसी पर नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। अब आइए, एक सवाल आपके लिए हम दिए हैं, इस सवाल को आप पीछे वाले सवाल की तरह हल कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। p के किस मान के लिए, उसमें था x पर सवाल था, यहाँ p दे दिए हैं। p के किस मान के लिए बिंदु 2,1 तथा p-1 के बीच की दूरी 2 मात्रक है। जिस तरह सवाल अभी अभी आपको बताया गया था उसी तरह इस सवाल को भी हल कीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आइए नेक्स्ट सूत्र इसका, दिए गए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये क्या होता है। बहुत ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को जो भी वीडियो बने इस चैप्टर पर, आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए यहाँ पर, यदि दो बिंदु हमने मान लिया x1 y1 तथा x2 y2, ये दो बिंदु हमने मान लिया। देखिए जैसे एक रेखा है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ x1 y1 a का निर्देशांक, x2 y2 b का निर्देशांक मान लिया गया। इस a और b के मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, यदि ये बिंदु a और ये b इस तरह हो तो x1 + x2, इसका पहला और इसका पहला दोनों को जोड़कर 2 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, और कामा दे देंगे y1 + y2 दूसरा नंबर और इसका दूसरा, दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अर्थात यदि दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 हो तब इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, ये सूत्र होता है। जैसे एक सवाल देखिए ध्यान से आप लोग, यदि दो बिंदु a 4, 5 तथा b 6, 7 के दो बिंदु a 4, 5 तथा b 6, 7 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हल करने से पहले हम मान लिख लेंगे। x1 का मान दिया है 4, y1 का मान दिया है 5, क्योंकि x1 y1 एक बिंदु का निर्देशांक होता है। b के लिए ये हुआ x2, ये कितना है 6, ये है y2, ये कितना है 7। अब आसानी से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप इसका सूत्र लिख सकते हो, पहले लिखा गया है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। बस इतना याद रहे कि ये दोनों एक ही कोष्ठक में होने चाहिए।
अब आप x1 का मान कितना है 4 है, x2 का मान कितना है 6 है बटा कितना 2, y1 का मान 5 है, y2 का मान 7 है बटा में कितना 2। अब यहाँ देखिए 6 4 जुटेगा 10 बटा कितना हो जाएगा 2, 5 7 12 बटा कितना हो गया 2। अब आपका हटा देंगे 10 में 2 से भाग देंगे 2 5 10 कामा 2 छका 12, अर्थात बिंदु 4 5 और बिंदु 6 7 के मध्य बिंदु का निर्देशांक 5 कामा 6, यही आपका क्या है आंसर है। इस तरह के सवाल जब आएंगे आप इसी सूत्र का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो अंक में दिया हो चाहे अक्षर में दिया हो। ठीक है, अब इसके आगे देखिए एक अलग सूत्र और है। एक एक टॉपिक आप ध्यान देते जाइएगा, आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब आइए, अब दिया है किसी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, मतलब त्रिभुज की बात अब है यहाँ पर। और त्रिभुज का केंद्रक जो होता है, अर्थात जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, इसका केंद्रक का मतलब ये होता है, मतलब जो माध्यिकाएं त्रिभुज की जो माध्यिकाएं जहाँ मिलती हैं वही उसका क्या होता है सेंटर होता है। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, मान लीजिए ए बी सी ये त्रिभुज है। ए का निर्देशांक x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है, सी का निर्देशांक x3 y3 है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक a x1 y1, b कितना है x2 y2 तथा c कितना है x3 y3 हो, तब त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो सूत्र होता है बहुत ही आसान होता है। हम जो प्रथम बिंदु होता है जो x होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये 3 थे हैं तो 3 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, अर्थात जो केंद्र का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कामा दे देंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये कामा देकर हम इन दोनों को अलग अलग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, बस एक ही कोष्टक में होना चाहिए। ये रहा आपका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए। यदि 3 बिंदु दिया हो, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, उसका 3 बिंदु देगा तो तीनों बिंदु का जो प्रथम x होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसको आप अलग अलग चाहते हो निकालना तो भी आप लिख सकते हो। ये x का मान करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या कर देंगे आप 3 कर देंगे, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करके, अब जो इसका मान आएगा वो x का मान हो जाएगा और जो इसका मान आएगा वो y का मान हो जाएगा। तो जो बिंदु का निर्देशांक होगा x y, इसका मान इसके जगह पर, इसका मान इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। एक सवाल देखिए इस पर, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A का मान 2 4, B का जो है 6 4 और C के लिए क्या है 3 7, तब हम केंद्र का निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप मान देख लीजिए कौन किसका मान है। x1 का मान 2 है, y1 का मान 4 है, x2 का मान 6 है, y2 का मान 4 है, x3 का मान 3 है और y3 का मान 7 है। अब आप आराम से केंद्र का निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। आप सूत्र लिख दीजिए, क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब आप इनका मान रखेंगे तो x1 का मान देखिए कितना है 2 है, x2 का मान 6 है, x3 का मान 3 है, तो 2 4 2 के बाद ये 6 है, 6 के बाद ये कितना है 3 है, और बटा में कितना 3। x1 का मान 2, x2 का मान 6, x3 का मान 3। अब आइए y1 का मान ये 4 है, y2 का मान 4 है और y3 का मान 7 है, और बटा में कितना 3। आप मान रखते समय आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि जो जो मान यहाँ लिखा है उसको सही तरीके से आप
नोट कर लें। जैसे 2 4 है तो x1 y1 है, तो x1 2 है, y1 4 है। b 6 4 है अर्थात x2 6 है, y2 4 है। उसी तरह x3 3 है, y3 7 है। हमने यहाँ पर लिख दिया। x1 का मान यहाँ से 2, x2 का मान 6, x3 का मान 3 बटा में हो जाएगा 3, y1 का मान 4, y2 का मान 4 और y3 का मान 7 बटा में कितना 3। अब इसको हल करेंगे तो जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 3 11, 11 बटा कितना 3, गामा दे देंगे। 4 4 8, 8 7 15, 15 बटा में कितना 3। अब कोई कटने लायक है तो घटाएंगे, नहीं कटने लायक है छोड़ देंगे। तो ये 11 3 से नहीं कटेगा, लेकिन ये जो 4 4 8, 8 7 15 किए हैं वो 15 3 से कट जाएगा, 3 5 15। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना आ गया 11 बटा 3, कामा कितना 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे, केंद्र पूछेगा, आप उस केंद्र का निर्देशांक का सूत्र इसको रखकर आप इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पॉइंट आप ध्यान से देखते जाइएगा, हर सूत्र आपको समझ में आ जाएगा। अब ये अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, आप जानते हो। 3 शीर्ष ABC, PQR, XYZ, आप जो भी हो सके मान सकते हो। ये त्रिभुज ABC है। A का निर्देशांक x1 y1, B के लिए x2 y2, C के लिए x3 y3 पहले बताया जा चुका है। अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष इस प्रकार दिए हों तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे यह आज अभी इसी वक्त आपको याद भी हो जाएगा। वो क्या है, 1/2 आप शुरू में लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ देखिए, यहाँ x1 लिखा गया है, यहाँ x2 लिखा गया है, यहाँ x3 लिखा गया है। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि x जो है, जो आपका x के रूप में है, x1 हो, x2 हो या x3 हो, वह जो है छोटे ब्रैकेट के अंदर नहीं है। वह कहाँ है, प्रत्येक छोटे ब्रैकेट के बाहर ही लिखा गया है x वाला फॉर्म, चाहे x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो। तो यहाँ देखिए 1/2 x1, जब हम x1 लिखते हैं तो y2 माइनस y3 करते हैं। याद करने का तरीका, जब हम x1 लिखेंगे तो x के साथ 1 है तो y के साथ 2 और 3 आएगा, अर्थात 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। तो x1 के साथ y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस का चिन्ह। अब x1 के बाद आया है क्या, x2। तो ये अगर कोई भी बच्चा इस पहले वालों को, जो पहला नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि इसे याद कर लेगा, ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ y2 है, ठीक है, y2 के बाद क्या आता है, y3 आता है। यहाँ y3 है, y3 के बाद क्या आएगा, तो y4 नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अर्थात x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर y4 की बात नहीं है। तो y3 के बाद क्या आया, y1 आया। x2 के बाद क्या आएगा, x3 आ गया। फिर y1 को हम यहाँ लिख देंगे, और y1 के बाद कौन सा नंबर इसमें नहीं है, तो 2 नंबर नहीं है, तो y1 माइनस y2। आप इस तरह याद कर सकते हो। जो आप पीछे एक टॉपिक होता है जिसको साइक्लिक फैक्टर बोलते हैं हम, साइक्लिक फैक्टर वो घूमता रहता है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है कि ए के बाद बी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ए बी सी कर दिए और ये चिन्ह हम लगा दिए, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज है। जिस तरह घड़ी घूमती है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद अब डी नहीं, सी के बाद ए ही आएगा, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए,
ये साइक्लिक फैक्टर होता है। उसी तरह x1 x2 x3, तो x1 के बाद x2, x2 के बाद x3, फिर x3 के बाद x1, y1 की बात करेंगे y के रूप में, y1 के बाद y2, y2 के बाद y3 और y3 के बाद पुनः आपका क्या आएगा, y1 आएगा। यही रूप यहाँ है। आप वैसे याद कर सकते हो या आप सूत्र के हिसाब से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आप इस सूत्र को आसानी से वीडियो को रोककर लिख सकते हैं और इस सूत्र पर आप कैसा भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सवाल होगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए, मतलब मान निकाल रहे हैं, यदि उसका मान कितना हो जाए, शून्य आ जाए, तो इसका कंडीशन होता है कि उस समय जो तीन बिंदु होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों बिंदु संरेख हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। अर्थात तीन बिंदु संरेख होने के लिए, तीन बिंदुओं के संरेख की स्थिति में हमें क्या मिलना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हम उस तीन बिंदु के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस तीनों बिंदु के लिए हम क्या निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य से बड़ा, शून्य से छोटा, अर्थात प्लस में या माइनस में यदि आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाए, मतलब 0 नहीं आए, तो कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो इस सूत्र पर आपको एक सवाल दिया जा रहा है, आप उस सवाल को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका आंसर लिखिएगा। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a 2 4 हो, b 6 4 हो, c 3 7 हो, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, आपके पास तीन शीर्ष हैं, ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। अब इस पहला, दूसरा, तीसरा से आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लीजिएगा और इस सूत्र में आप उसका मान रखकर इसका आंसर लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तभी समझ में आ जाएगा कि आप इसको ध्यान से पढ़े हैं। अब ऐसा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं जो इससे भी रिलेटिव है और इससे भी रिलेटिव है, उसको आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो सवाल दोनों से, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो संरेख है, उन दोनों पर मिश्रित है। और इस सवाल को अभी आप ध्यान से देखिए। देखिए, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के लिए, यह जो है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में और जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो आपका अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड संरेख बताया गया, उन दोनों पर ये रिलेटिव है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a0, 0b तथा 1 1 संरेख हैं। अगर इतना ही सवाल हो, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल, यदि इतना सवाल हो तो आप ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, इसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में रख लेंगे और यदि इसका मान हल करते समय 0 आ जाता है तो कहेंगे कि वो क्या है, संरेख है। अब संरेख की स्थिति में यहाँ कोई अंक देगा, अब तीनों क्या देगा, अंक देगा, या उसको ऐसा अक्षर भी दे सकता है जो सभी अक्षर आपस में कट जाए और कट कर क्या आ जाए, 0 आ जाए। लेकिन इस सवाल में ये सिद्ध करने के लिए दे दिया है कि इतना संरेख हो तो 1/a + 1/b = 8 हमें क्या करना है, लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से x1 a है, y1 0 है, x2 0 है, y2 b है, x3 1 है, y3 1 है। यदि इस सवाल को आप करेंगे
तो आप सीधे आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो चिन्ह होता है त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपको सूत्र बताया गया, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/2। यदि आपको याद होगा तो हमसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 1/2 x1, उसके बाद आप बताओ y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x1 के बाद क्या आएगा x2, इसके बाद y3 स्टार्ट करेंगे हम और क्या आएगा y1 आएगा, उसके बाद x3 y1 स्टार्ट करेंगे और यहाँ y2 आ गया, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 x1 का मान आप लिखिए, यहाँ a है, y2 का मान देखिए b है, y3 का मान देखिए 1 है, प्लस x2 का मान कितना है 0, y3 का मान 1, y1 का मान कितना है 0 है, फिर x3 का मान कितना है 1 है, y1 का मान देखिए 0 है और y2 का मान कितना है b है। आप सारे मान रखिए, आप इसको आप ध्यान दीजिएगा, हल कर रहे हैं, a से इन दोनों में गुणा होगा क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, a इंटू बी ए बी, माइनस प्लस माइनस, a में 1 से गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ प्लस है हम प्लस कर दें, ये ब्रैकेट के बाहर 0 है, गुणा है तो 0 से किसी भी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ 0 माइनस बी है, तो 0 माइनस बी का मतलब होता है माइनस बी, क्योंकि 0 में से b घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा। अब आपका आ गया 1/2 ए बी माइनस ए, ये 0 0 सब खत्म, बच गया माइनस बी। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है, कितना सिद्ध करना है हमें, और कहा है कि ये संरेख है, तो ये बताया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो संरेख की बात करेंगे तो संरेख की स्थिति में यह तभी आएगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो लिखेंगे संरेख की स्थिति में, संरेख की स्थिति में 1/2 ए बी माइनस ए माइनस बी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अर्थात ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मान यदि 0 होगा तभी ये बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। अब आप इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हल करते समय 1/2 ये 2 फॉर्म में है, 3 गुणा करेंगे तो 2 में 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 से इतना में गुणा करेंगे तो यही बच जाएगा। तो आपका आ गया ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर कितना, 0 आ गया। किसी भी सवाल में जो सिद्ध किया जाता है उसको हम ध्यान से देखते रहते हैं कि हमें क्या लाना है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ए बी माइनस ए माइनस बी, तो ये देखिए ए बी यहाँ प्लस है, ए माइनस है, बी माइनस है, तो हम ऐसा करें कि ए और बी को हम इस साइड भेज दें तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी बराबर आ गया ए प्लस बी। अब इस लाइन के बाद ए बी बराबर ए प्लस बी, हमें चाहिए 1/a प्लस 1/b, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, तो आप भाग दीजिए ए बी बटा ए बी, ए बटा ए बी, बी बटा ए बी। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आपका यहाँ बच गया 1, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे आपका बी बचा, कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे आपका ए बचा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या आया, इसको सजा कर लिखेंगे तो प्लस का चिन्ह है तो हम कहीं भी लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो आपका सिद्ध हो गया। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस सवाल को आसानी से ध्यान से नोट कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। ये रहा है आपका निशांक ज्यामिति का कुछ बेसिक सवाल, महत्वपूर्ण सूत्र। अब आप लोग
इन सारे वीडियो को, ये सेकेंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया था, ये आपका सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख की स्थिति आदि सूत्र बताए गए, उस पर सवाल बताया गया, आपको सवाल दिया भी गया है। और वीडियो को रोक रोक कर आप बीच बीच में इस सवालों को हल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। अन्य कोई समस्या हो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इन सभी सूत्रों को आप एकत्रित करके आप और सिलेबस जो आपका है, अनेक क्वेश्चन आप कर सकते हैं इससे। और जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्देशांक ज्यामिति का 2 वीडियो है। प्रथम वीडियो बनाया गया, ये सेकेंड वीडियो था आपका। और इस सेकेंड पार्ट में जितना भी आपको सूत्र बताया गया उस सूत्र पर आप जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो सिद्ध करने वाला हो, चाहे वो मान निकालने वाला हो, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब आपका मैथ का नेक्स्ट वीडियो जो वो बनेगा, वो नंबर सिस्टम पर भी बनाया जा रहा है। अलग अलग वीडियो अलग टॉपिक का सब बनाया जा रहा है, तो आपसे कोई भी वीडियो छूटने ना पाए, आप आसानी से इसको सभी लोग जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी बताइए और इसको सब्सक्राइब करके अनेकों वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करके भेज दूँगा। ठीक है।